नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर आई। अब अच्छी है कि बुरी है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना है कि एक अच्छी खबर इस मायने में है कि दो लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया। दोनों युवा हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। जी हाँ, मैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी की बात कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं, अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे। वहाँ से इस्तीफा दिए बिना कुछ कहे निकल कर आए और कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जिग्नेश मेवाणी गुजरात से निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के समर्थन से 2017 में जीते थे। वो कांग्रेस की जो है अब का गढ़ है, जहाँ से वो जीते थे। कांग्रेस के समर्थन के बिना जीत नहीं सकते। दोनों नेता शामिल हुए। हालांकि जिग्नेश मेवाणी तकनीकी रूप से शामिल नहीं हुए, क्योंकि अगर शामिल हो जाते तो उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाती, या तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता या वैसे ही उनकी सदस्यता खत्म हो जाती। लेकिन मोटे तौर पर दोनों कांग्रेस में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि इन दो नेताओं के आने से कांग्रेस को मिलेगा क्या। दोनों की छवि के बारे में देखिए। कन्हैया कुमार की छवि जो उभरती है, आपको जो जानकारी है उनके बारे में क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और उस अध्यक्ष के कार्यकाल में एक कार्यक्रम जो है वो देश में दुनिया में जाना जाता है। वो ये है कि अफजल गुरु, जो पार्लियामेंट पर अटैक में शामिल था, उसके मास्टरमाइंड्स में से था, उसको फांसी की सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसकी बरसी पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नारे क्या लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब इस तरह के तमाम नारे लगे। कन्हैया कुमार ने लगाया, नहीं लगाया, आरोप प्रत्यारोप चला और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है कन्हैया कुमार के खिलाफ। जिग्नेश मेवाणी की जो पहचान है, वो आम आदमी पार्टी में थे, वहाँ से निकले। वो एक्सट्रीम लेफ्ट जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडिकलाइज्ड जो संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े रहे हैं। दोनों का अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस असेट लाने की बजाय लायबिलिटी लेकर आई है। क्यों लायबिलिटी लेकर आई है, ये बताता हूं आपको। पहले कन्हैया कुमार की बात करें। देखिए, ये जो ट्रेंड दिख रहा है कांग्रेस में, ये कांग्रेस के वामपंथीकरण का चरम है। आप मान लीजिए 2004 में सोनिया गांधी ने NAC बनाकर, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, जिसकी वो चेयरमैन थी, जिसके चेयरमैन को कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला हुआ था। और उन्होंने वो जो वहाँ से काम शुरू किया NGO के जरिए, वहाँ NAC में जो कुछ पास होता था वो सरकार को पास करना पड़ता था। मनमोहन सिंह उससे इनकार नहीं कर सकते थे, इतनी हैसियत उनकी नहीं थी। तो एक तरह से वो प्रॉक्सी कैबिनेट जैसी थी कि कैबिनेट के फैसले पहले वहाँ NAC में होते थे, उसके बाद जो है वो प्रॉपर कैबिनेट से पास होते थे। तो वो जो NGO करण था, उसमें सब NGO जो है लेफ्ट ओरिएंटेड थे, वामपंथी रुझान वाले, धुर वामपंथी रुझान वाले। वो NGO और ऐसे लोग उसमें शामिल थे। वो सोनिया गांधी की टीम थी जिसने कांग्रेस का NGO करण किया और उससे वामपंथ की ओर ले गई। तो जो लेफ्ट टू द सेंटर कांग्रेस को माना जाता था, वो पूरी तरह से लेफ्ट की ओर चली गई। उसका नतीजा हुआ 2014 में, 2019 में देखने को मिला। 2019 के चुनाव से पहले इस कार्यक्रम में, JNU का कार्यक्रम जिसका जिक्र कर रहा था पहले मैं, राहुल गांधी गए समर्थन के लिए और कई नेता गए, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता 2019 के चुनाव में। कांग्रेस ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये बात कही कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो वो संविधान से अनुच्छेद 124A निकाल देगी। मतलब 124A वो है देशद्रोह का मामला जिसमें चलाया जा सकता है। इसके तहत कार्रवाई हो तो आप पर देशद्रोह का मामला चल सकता है। तो कांग्रेस का कहना ये था उसके जरिए
कि देशद्रोह के मामले में के जो भी मामले होते हैं, वो जो भी कार्रवाई होती है, उसको हम वाणी की स्वतंत्रता में ले आएंगे, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये देशद्रोह का नारा नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा। तो कन्हैया कुमार उससे बरी हो जाएंगे। कन्हैया कुमार जैसे लोग, एक व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, मैं पूरे इस समुदाय की बात कर रहा हूं। तो ये कांग्रेस की सोच है। अब कन्हैया कुमार को देखिए, उनका राजनीतिक वजूद देखिए। वो छात्र राजनीति से में आए, अध्यक्ष बने छात्र संघ के, उसके बाद उन्होंने सीपीआई ज्वाइन कर ली। सीपीआई का ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन था जिसके जरिए वो अध्यक्ष बने थे। 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़े, उनके खिलाफ लड़े बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। बड़ी निकट की लड़ाई बताई जा रही थी, कहा जा रहा था कन्हैया कुमार जीत जाएंगे। देश भर से ऐसे तत्व जो भारत तेरे टुकड़े होके समर्थक थे, सब चुनाव प्रचार करने आए। नतीजा आया, 4.5 लाख वोट से कन्हैया कुमार हार गए। 4.5 लाख वोट से हारने के बाद वो पृष्ठभूमि में चले गए, वो इधर उधर घूमते रहे। बिहार में जो है उनकी कोई जमीन है, इसका दावा खुद कन्हैया कुमार नहीं कर सकते। उनके पास विचार है, भाषण है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जमीन पर कोई उनका जनाधार नहीं है, संगठन के लिए कभी काम नहीं किया। चुनाव हारने के बाद से 2-2.5 साल में उन्होंने सीपीआई के लिए बिहार में कोई काम नहीं किया संगठन का, बल्कि संगठन ने एक मतलब अलग मुद्दा था, उस पर जो है उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में लाकर राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस को क्या बनाना चाहते हैं? इसी तरह से जिग्नेश मेवाणी को देखिए, जहां जिस सीट से जीते हैं वो कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, केवल इतनी बात नहीं है, वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए वो जीत पाए। वो दलित समुदाय से आते हैं। गुजरात में दलित समुदाय की जो कुल आबादी, मतलब गुजरात की कुल आबादी में जो हिस्सा है वो 7.1% है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े वर्ग को वो प्रभावित कर सकते हैं। करेंगे नहीं कह रहा हूं, कर सकते हैं। उसमें भी उस वर्ग में उनकी उस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर कोई पहचान, कोई प्रभाव, कोई जनाधार नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि ये एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। जो जनाधार वाला नेता, आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, हर पार्टी में आते हैं, बीजेपी में क्या बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, हर पार्टी में बाहर से लोग आते हैं, लेकिन जिसको आप पार्टी में ले रहे हैं उसके बारे में ये आकलन तो करेंगे कि पार्टी में आने के बाद उसके आपकी पार्टी में कुछ जुड़ेगा या कम होगा। आपको उसको कंधे पर लेकर चलना पड़ेगा या वो पार्टी को जो है उठाने के लिए अपना कंधा लगाएगा। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके जनाधार के बारे में तो कोई शंका नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा आए, शुभेंदु अधिकारी आए, इस तरह से एक एक करके नाम जोड़ते जाइए। सब अपने साथ थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा एक जनाधार लेकर आए, जो ज़मीन पर काम कर चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिन्होंने संगठन में काम किया है। इन दोनों नेताओं ने न तो किसी संगठन में काम किया है, न इनका कोई ज़मीनी आधार है, और एक इनके तीसरे नेता जो पहले से कांग्रेस में है। लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। युवा नेता हैं, पाटीदारों के सबसे युवा नेता हैं, सबसे प्रभावी, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूरी तस्वीर बदल देंगे, जिधर चलेंगे पाटीदार उधर चल देंगे। 26 की 26 सीटें बीजेपी गुजरात में जीत गई। चलिए, लोकसभा चुनाव था, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीत गए, उनकी लोकप्रियता के कारण जीत गए। लोकसभा का चुनाव था, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए, विधानसभा सीटों के। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस का जो गिरने का ग्राफ था 2019 से पहले, 2019 में हार्दिक पटेल के आने के बाद से और तेज हो गया। गिरावट रुकने की बजाय और बढ़ गई। 2.5 साल हो गए हैं उनको पार्टी में आए, कार्यकारी अध्यक्ष बने, आज तक
पार्टी के जो गुजरात के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो उनको स्वीकार नहीं कर पाए। ये बात कोई अंदर खाने की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हार्दिक पटेल ने खुद स्वीकार किया एक इंटरव्यू में कि पार्टी मेरा कार्यक्रम नहीं लगवाती, मेरे लिए कुछ जो है कोई कार्यक्रम तय नहीं किया जाता, मुझसे कोई काम नहीं लिया जाता, मुझसे कोई सलाह नहीं लेता। वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे कोई सलाह नहीं लेता। अध्यक्ष 2 साल हो गए इस्तीफा दिए हुए, सीएलपी लीडर को इस्तीफा दिए हुए, लोकसभा चुनाव के बाद इन दोनों ने इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते हुए, आज तक नहीं बना। राज्य इकाई का पुनर्गठन आज तक नहीं हुआ, वो भंग हो चुकी है। गुजरात का प्रभारी कोई नहीं है, राजीव सातव थे, उनका निधन हो गया कोरोना से, उसके बाद से कोई नहीं बना। तो गुजरात में जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के वोट में 1 वोट भी जोड़ पाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है। लेकिन कांग्रेस का वोट लेकर वो विधायक बन सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो ये जो दोनों नेता आए हैं, इसी तरह से आप देखिए कन्हैया कुमार की भी स्थिति। बिहार में कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे, इसमें भारी शंका है, क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़े उसका तो वोट की गिनती से आपको पता चल गया कि कितना जनाधार है, लेकिन उसके बाहर भी कुछ नहीं है। और उसके बाहर अब जो है आरजेडी और कांग्रेस की ठनेगी, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की ठनेगी। सीपीआई से जिस तरह से कन्हैया कुमार आए हैं, उससे सीपीआई और कांग्रेस के संबंध खराब होंगे। तो सवाल यह है कि ये दोनों नेता कांग्रेस के लिए क्या लेकर आए हैं। एक चीज जरूर लेकर आए, कांग्रेस पार्टी इस समय जमीन पर नहीं ट्विटर पर चलती है। इन दोनों के आने से इतना आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाएगी। पार्टी जो है अब ट्विटर वाली पार्टी हो गई। इसका जमीन के आधार से कोई मतलब नहीं है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। इन दोनों नेताओं को लाकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा जो संदेश दिया है वो ये कि जो लोग देश के विरोध में खड़े होने को तैयार हैं उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। अब ये सोच समझकर हुआ है या नासमझी में हुआ है, अनुभवहीनता में हुआ है, या राजनीति की कोई समझ न होने की वजह से हुआ है, अब ये फैसला आप कीजिए, लेकिन ये हुआ है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस में जो लोग आएंगे वो ऐसे ही लोग आएंगे। इन लोगों को कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है कि नहीं, इसकी भी चिंता नहीं है पार्टी हाईकमान को, कि भाई नए लोगों को ला रहे हैं, उससे पार्टी में कोई उत्साह है, कोई उसका फर्क पड़ रहा है, कोई लोगों में खुशी है, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। ऊपर से तो ये जो 2 नेता आए हैं और इनके जो और साथी भविष्य में आ सकते हैं, ये कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाले लोग हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं अगर पार्टी के नेतृत्व को ये बात समझ में नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी में अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया है, नहीं जुड़ा है जिसका अपना जनाधार हो, बल्कि छोड़कर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो अनुभवी हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के, वो छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में गए। तो तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों में होड़ लगी है कि कौन कांग्रेस जो जगह खाली कर रही है उसको भरेगा। कांग्रेस में गिरावट जितनी तेजी से हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियां और उनका संगठन इस स्थिति में है कि उसका फायदा उठा पाए। उसका डिफॉल्ट में जो उसका लाभ है, वो जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, और ज्यादातर जगह जो है कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी है, तो उसी को फायदा मिलने वाला है। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर 2 मजबूत पार्टियां, उनमें से एक लगातार गिरती हुई जाए और दूसरी लगातार ताकतवर होती हो जाए। लेकिन आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को हम आप तो बदल नहीं सकते। जिस पार्टी के नेता को इसकी चिंता होनी चाहिए, अगर उसको चिंता नहीं है, अगर उसको परवाह नहीं है, वो अगर जाना है दिल्ली और जा रहा है उसकी उल्टी दिशा में, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? कांग्रेस के लोग कर सकते हैं। कांग्रेस के लोगों को अब समय आ गया है कि खड़े होना चाहिए। उन लोगों को
जो समझते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य अभी भी कांग्रेस से जुड़ा है या आगे भी जुड़ा रहेगा। उनको ये देखना चाहिए कि पार्टी कहाँ जा रही है, पार्टी का नेतृत्व उससे किस दिशा में लेकर जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस में गुलामी की आदत इतने लंबे समय से और इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे नशे का आदी व्यक्ति होता है, नशा छोड़ नहीं पाता है अपने से, उसी तरह की स्थिति कांग्रेस के लोगों में हो गई। आप देखिए, हर राज्य में समस्या है, लेकिन कांग्रेस से कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। G23 जो है कुछ दिन सक्रिय हुआ, उसके बाद वो भी ऐसा लगता है कंबल ओढ़ के सो गए। सवाल यह है कि जब कोई नेता जमीनी बचेगा नहीं तो पार्टी कहां से बचेगी। और जमीनी नेताओं को दरकिनार करके बाहर से वायवीय नेता जो है, जो हवा में है, सिर्फ सोशल मीडिया को आप मान लीजिए आभासी दुनिया, मान लीजिए क्या है ही आभासी दुनिया, उसी में ये नेता दिखाई देते हैं, उसी में लोकप्रिय हैं। इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी 2019 में इसी मुगालते में थी कि ट्विटर पर जिस तरह का उसको समर्थन मिल रहा है, सोशल मीडिया में मिल रहा है, बस उसकी सरकार आने ही वाली है। नतीजा क्या हुआ पता है। अब मुश्किल ये है कि कांग्रेस के बारे में कितना रोया जाए, कितना कहा जाए। कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली हालत हो गई। तो इसलिए मुझे तो दिन पर दिन कांग्रेस को लेकर निराशा और बढ़ती जाती है। कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।